A very good morning to you students. So इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर देखा था, तुम लोगों ने एक लेक्चर देखा था जिसमें हमने बेसिक पढ़ा था कि बायोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से उसके ब्रांचेस होते हैं, और हमने वहाँ पे ख़त्म कर दिया था। आज का हमारा लेक्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है जो तुम लोगों को काफ़ी सारे फील्ड्स में काम कर आने वाला है। सो टेक एज इन की नीट में काम आएगा, या फिर तुम लोगों के 11th-12th में काम आने वाला है, ये तुम लोगों को एनडीए प्रिपरेशन के लिए काम आएगा। ओके, सो कीप दिस इन माइंड कि हम अब से जो लेक्चर की सीरीज शुरू करने वाले हैं वो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दिस टॉपिक्स हर जगह आते हैं, हर जगह ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को बताए जाएंगे। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। और हम लोग बहुत ही बेसिक अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारे जो 8th, 9th और 10th के यूजुअल कंसेप्ट थे वो क्लियर बिल्कुल हो जाएंगे ये वाले लेक्चर से। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। व्हाट इज लिविंग? अभी लिविंग का मतलब क्या होता है? जिंदा। तो अगर तुम और मैं बात कर रहे कि भाई जिंदा क्या है, तो क्या होना चाहिए लाइफ? What exactly is living? That is the question. What is? कोई भी चीज जो अगर मूव होती है तो क्या मैं उसको जिंदा कहूंगी? Of course. लेकिन जब बारिश आती है, जब हवा चलती है, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे पेपर हो गया, ये सारी भी तो मूव करती है। तो क्या उनका और इनका कोई डिफरेंस नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो इस लेक्चर में हम लोग एग्जैक्टली क्या लिविंग होता है, नॉन लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमारी पूरी की पूरी धरती एक डिफरेंट पोर्शन में डिवाइडेड है, ये सब लोग हम लोग ये लेक्चर में पढ़ने वाले। ओके, तो अब जब मैं कहती हूँ कि लिविंग क्या है तो क्या होना चाहिए भाई? लिविंग बताओ, चलो टेल मी। द वर्ड लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड। एग्जैक्टली, वर्ड जो है लिविंग वो डिफाइन नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि लिविंग क्या है। Nobody can tell you what exactly is living. So there are certain character by which living can be distinguished, but we can't say कि living क्या होता है। बहुत सारे ऐसे characters हैं जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि ये जिंदा है, लेकिन मैं उसको डिफरेंशिएट कर सकती हूँ नॉन लिविंग से। मैं नहीं कह सकती कि लिविंग क्यों है भाई उसको वैसे बनाया। मुझे बताओ सांस क्यों ले रहे हो, उसका कोई रीजन है जिंदा रहने के लिए? जिंदा क्यों हो? बस रहने के लिए। तो यू नो देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट्स, और ये कंसेप्ट्स को हम लोग इतने आसानी से नहीं समझ सकते। तो हम लोग कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये नहीं बता सकते, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्यों है वो हम लोग बाकी के नॉन लिविंग को कंपेयर करके बता सकते हैं। समझे? सो द वर्ड लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली यूजेस सोलर एनर्जी, जो तुम लोगों को एकदम दिमाग में रखनी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब अपन बात करते हैं तो वो क्या कर रहा है? वो सोलर एनर्जी यूज कर रहा है। और लिविंग को हम लोग एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आज ये टेबल है, ये चेयर है, ये कैमरा है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये कैमरा लिविंग है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे वो हिलते हुए नहीं दिख रहा। पर अगर कोई आके, मैं खुद जाके वो कैमरा को हिला देती हूँ तो क्या मैं क्या कहूंगी कि वो लिविंग हो गया क्योंकि वो हिल गया? नो। तो अब यहाँ पे जो हम लोग मूवमेंट या मोशन की बात करते हैं, अगर एक कोई भी चीज बिना एक्सटर्नल फोर्स के हिल रही है तो हम उसको लिविंग कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी चीज किसी और के मदद से हिल रही है तो हम लोग उसको नॉन लिविंग कहेंगे, लेकिन अगर कोई चीज किसी और की मदद ना लेके हिल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझे? अब बात वही आ जाती है लेकिन कि मैम प्लांट का कैसे करेंगे? हाँ, वो तो एक ही जगह पे खड़े, लेकिन स्टिल हम प्लांट को कंसीडर करते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बराबर है? तो भाई अगर बिना विंड, बिना इसके अगर तुम कभी प्लांट का एक वीडियो या एक समझो एक फिल्म बना रहे हो तो तुम देखोगे कि वो प्लांट खुद से भी हिलता है। उसको बंद कर दो, वो ऊपर नीचे बहुत स्लाइट मोशन होगा, लेकिन उसका हम लोग मोशन देख सकते हैं। तो समझा तुमको कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? उसको हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते, पर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और ये पूरे कैरेक्टर की मदद से मैं ये कह सकती हूँ कि वो जिंदा है। समझे? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अभी एनर्जी मेरे को तुमको सबको पता है कि बहुत टाइप की होती है, बराबर है? बहुत सारी टाइप के एनर्जीज होती है, बट हमारा कंजम्पशन जो सबसे ज्यादा एनर्जी हम लोग करते हैं वो क्या है? अब देखो, विंड एनर्जी होती है और बहुत सारी डिफरेंट एनर्जीज होती है, लेकिन तुम और मैं क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं। हमारा लाइफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा सोलर पे डिपेंड करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्या? प्लांट्स। अगर मैं कहती हूँ प्लांट्स को जिंदा रहना और धूप नहीं है तो प्लांट जिंदा रह पाएंगे? नेवर। ये प्लांट को हमेशा जिंदा रहने के लिए सोलर एनर्जी लगेगी, तभी तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा, तभी तो वो फूड बनाएंगे, और वो फूड तभी तो हम खाएंगे और जिंदा रहेंगे। बराबर है? लॉजिक समझ में आ रहा है? रिलेशनशिप समझ में आ रही है? ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, लिटरली बहुत सारे, पर हमारे पास में जो मेजर कैरेक्टर्स है वो ये 4 है। दिख रहा है तुमको? आई होप एवरीबडी हैज दिस प्रॉपर विजिबिलिटी ऑफ द स्लाइड। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे अभी के अभी बता दो, या कोई भी हमारे अथॉरिटीज को तुम लोग कॉल करके बता सकते हो। ठीक है, अभी मुझे बताओ, जो पहली चीज हम लोग बात करने वाले हैं इन द कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ माने क्या? क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों सेम होता है? बताओ मुझे। तुम्हारे बुक्स में ये सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। आज अगर तुम 11th-12th में भी देखोगे कि तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को 11th-12th में भी दी हुई है, बट ये लेक्चर्स लेने का मेन रीज़न ये है कि हम लोगों को कंसेप्ट समझना है। हम लोगों को जो हमने 8th, 9th और 10th में नहीं समझ पाया है, जिसमें अभी भी डाउट है, वो सब हमने समझना है, ताकि 11th और 12th यू निकल जाए हमारा। ठीक है, ये रीजंस है, तो इसीलिए ये लेक्चर तुमको बहुत अच्छे से और अलर्टनेस के साथ देखना है। ओके, तो अब बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ माने क्या? व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय ग्रोथ? क्या कोई बता सकता है? ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ये ही कहेंगे कि मैम ग्रोथ मतलब कोई चीज का बढ़ना। अगर एक प्लांट है, वो छोटा था, वो बड़ा हो गया, तो वो उसका क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। हम इंसान एक बेबी थे, आज हम लोग बड़े हो गए, तो वो क्या हो गया? एक ग्रोथ हो गया। बराबर। सो ग्रोथ माने क्या? इंक्रीज होना, एक हाइट बढ़ जाना, या फिर हेल्थ बढ़ जाना, या फिर नंबर बढ़ जाना। अभी नंबर का क्या सीन है? तो अब मैं हूं अकेले, ठीक है, आई एम 1 पर्सन। अभी तुमको पता है एडम्स एंड ईव वर दिस 1 पीपल, जो सबसे पहले इस दुनिया में आए थे, 2 इंसान, और फिर उसके बाद में ह्यूमन काइंड आया। ऐसा एक परसेप्शन है, ऐसा लोग बोलते हैं हमारे बारे में, ठीक है। बट इन जनरल चलो देखा जाए, पॉपुलेशन एक कोई जगह पे, पहले नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन 2 इंसान गए होंगे, 2 से 4 हुए, 4 से 5 हुए, 5 से 6 हुए, 6, 7, 8, अभी thousands ऑफ पीपल आर लिविंग देयर। नाउ इन आवर कंट्री देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल, है ना, मिलियंस लोग रह रहे। तो मैं क्या कहूंगी कि आगे ग्रोथ हो गई? ऑफ कोर्स आई कैन से की ग्रोथ हो गई। ओके, सो अगर अपन ग्रोथ की बात करते हैं तो उसका इंक्रीज होना इज द मेन थिंग। ग्रोथ माने क्या? कि इंक्रीज हो रहा है कोई चीज नंबर में इंक्रीज हो सकता है, कोई चीज मास में इंक्रीज हो सकता है। जैसे एक प्लांट है, जब वो छोटा था तो एक छोटा पेड़ था, ठीक है, वो उतना ज्यादा बायोमास हमको नहीं दे रहा था। अभी बायोमास क्या है? मैम ने वर्ड यूज तो कर लिया, लेकिन हम इतने बड़े होने के बाद भी हमको एक बेसिक कंसेप्ट जो कि बायोमास है वो नहीं पता रहता, ठीक है। अब जिनको पता होगा वो मुझे बहुत अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन एट दिस मोमेंट वी आर नॉट इन क्लासरूम एंड आई एम क्यूरियस तुम लोगों से मिलने के लिए, ताकि मैं देख सकूं कि कौन सा बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है ना। बट सीरियसली यार, पढ़ाई करो, उसको मत छोड़ो। एग्जाम्स हो रही है, नहीं हो रही है, उससे अपना कोई लेना देना नहीं। हमारा पर्सनालिटी ग्रोथ होना चाहिए, ये हमने दिमाग में रख के चलना है। ओके, चलो अभी बात करते हैं बायोमास की। जैसे मैंने कहा, एक छोटा पेड़ है, ये छोटा पेड़ जितना ऑक्सीजन दे सकता है या जितना फिल्ट्रेशन कर सकता है, वो सब वो बहुत कम करेगा। किसके कंपैरिजन में एक बड़ा पौधा। अगर मैं एक बड़े से वुडी प्लांट की बात करती हूँ, तो वुडी प्लांट का ग्रोथ, उसका फ्रूट देना, ये सब कुछ बहुत डिफरेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है ना। तो अब हमारा कंसेप्ट क्या है कि हम लोग एक छोटा पेड़ देखते हैं, उसकी साइज, हेल्थ, ये सब तो है ही है, लेकिन उसका मास, उसका बॉडी, उसका स्ट्रक्चर ऑफ द बार्क, ये सब कुछ भी तो वैरी करता है, ये सब कुछ भी तो डिफरेंट है। बराबर है। तो अगर मैं बात करती हूँ तो ग्रोथ की, तो ग्रोथ माने सिर्फ नंबर इंक्रीज होना नहीं, ग्रोथ मतलब कि उसका बायोमास भी इंक्रीज होगा जब वो बड़ा होगा, ठीक है। आज वो छोटा बच्चा इतने काम नहीं कर सकता जितने हम लोग कर सकते हैं, बट वो छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उसके काम की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सो दैट इज ऑल्सो व्हाट? अ ग्रोथ। समझा? तो ग्रोथ को हम लोग 2-3 अलग चीजों में डिफाइन कर सकते हैं, बट ग्रोथ और डेवलपमेंट एक नहीं होता। डेवलपमेंट दूसरा चीज है, वो कंसेप्ट में मैं नहीं घुसूंगी, बाद में जब हम क्लासरूम में पढ़ेंगे, तुम्हारे बुक से पढ़ेंगे, तब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। सो ग्रोथ इज 1 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो डिफाइन करता है एक नॉन लिविंग को लिविंग से। समझा?
इतना क्लियर है? अब दूसरी चीज हमारे पास में क्या है, व्हाट इज द सेकंड थिंग व्हिच वी हैव इज रिप्रोडक्शन। तुमको याद है क्या कि हमको एक साइंटिस्ट ने कहा था, कौन से साइंटिस्ट ने कहा था, ये तुम सर्च करो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द वन हु सर्वाइव इज फिट, है ना? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, नेचुरल सिलेक्शन है, ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने पहले देख लिए। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें पढ़ा होगा। डार्विन के बारे में पढ़ा है, उसमें हमने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ा है। अब भाई उसने हमको क्या कहा कि नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या, कि ऐसा इंसान, ऐसी स्पीशीज सिलेक्ट होगी जो इवॉल्व हो सकती है, जो नंबर बढ़ा सकती है। तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या, कि जो सरवाइव कर सकता है वही आगे बढ़ेगा। अगर आज ह्यूमन बीइंग इतने हार्श कंडीशन को सरवाइव नहीं करते तो ह्यूमन स्पीशीज कब की खत्म हो जाती थी। बट आज क्योंकि ह्यूमन स्पीशीज इतने हार्श कंडीशन को सरवाइव कर रही है, समझ में आ रहा है, इसीलिए हम आज तक जिंदा है। अगर आज जाके टेम्परेचर 55 हो जाता है, 60 हो जाता है अर्थ का, और ह्यूमन जिंदा नहीं रह पाते, तो क्या होगा कि हमारी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। बराबर है कि नहीं है ना? सही बोल रही हूँ। उसी तरीके से जब अपन नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं तो उनके पास में एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। समझे कि जो स्पीशीज रिप्रोड्यूस कर पाएगी, जो स्पीशीज ऑफस्प्रिंग पैदा कर पाएगी, बच्चे पैदा कर पाएगी, वो स्पीशीज आगे बढ़ेगी। ये सारे साइंटिस्ट का बोलना है कि अगर हमको इस पृथ्वी पे, इस धरती पे जिंदा रहना है तो हमको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। बिकॉज इफ देर इज नो रिप्रोडक्शन, there is no evolution. There is no evolution, there is no increase in the number of the population. Getting my point? कि अगर हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो नंबर नहीं बढ़ेगा, अगर हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इवोल्यूशन नहीं बनेगा, हम अच्छे और अच्छे स्पीशीज नहीं क्रिएट कर पाएंगे। सो इसीलिए जब भी नेचुरल सिलेक्शन की बात आती है, इवोल्यूशन की बात आती है, रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो सबको समझ में आ रहा है। एवरीबडी, एवरी स्पीशीज प्रेजेंट इन दिस अर्थ, वेदर इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एकदम छोटा जो हम लोग अपने नेगेटिव आई से नहीं देख सकते वो, या फिर कोई और स्पीशीज जो बहुत बड़ी है जैसे कि ब्लू व्हेल या हाथी, इन सबको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर उनको इस अर्थ पे सरवाइव करना पड़ेगा। ठीक है? सो रिप्रोडक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म माने क्या, वेयर दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, वेयर दे प्रोड्यूस अ यंग वन थ्रू द एग, या फिर एक बच्चा पैदा करके। ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। और एक नॉन लिविंग और लिविंग को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, थ्रू अनदर कैरेक्टर विच इज रिप्रोडक्शन। कि लिविंग कौन हुआ, जो रिप्रोड्यूस कर सका, नॉन लिविंग कौन हुआ, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। बट यहाँ पे फिर तुम लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैम अभी तो बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, ह्यूमंस होते हैं जो स्टेराइल पैदा होते हैं, जिनमें कैपेसिटी नहीं होती बच्चे पैदा करने की, तो क्या उसको हम लोग नॉन लिविंग कंसीडर करें? नहीं बेटा, रिप्रोडक्शन मतलब जरूरी है। ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि तुम यंग वंस पैदा कर रहे हो, तुम ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हो, ऑफ कोर्स इट इज देयर। बट हम अगर कोई भी ऐसा ह्यूमन स्टेराइल है, जैसे आजकल हमारी हैबिटेट की वजह से, हमारा जो डे टू डे लाइफ है उसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेराइल पैदा हो रहे हैं। स्टेराइलिटी मतलब क्या, जिनमें कैपेसिटी नहीं होती बच्चे पैदा करने की। ठीक है? तो अभी ये लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, उनके पास के रिप्रोडक्शन सिस्टम ही नहीं है। ऑफ कोर्स है, उनके पास में कैपेसिटी भी होती है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन हमारे जनरेशन, हमारे होमोसेपियंस की जो स्पीशीज है उसमें भी एक प्रॉब्लम कॉज हो गई जिसको अपन स्टेरिलिटी कहते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो लिविंग नहीं है। ठीक है? क्योंकि वो ग्रो कर सकते हैं और वो बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा सकते हैं। तो अब तुमको समझ में आया कि रिप्रोडक्शन एक दूसरा कैरेक्टर है जो नॉन लिविंग और लिविंग को डिफरेंशिएट करेगा। अभी थर्ड थिंग जो कि है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा सुना है हम लोगों ने। क्या मतलब है मेटाबॉलिज्म का? व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैं अभी कोरोना की बात कर रही हूँ, कोविड चल रहा है एंड स्टफ, तो क्या कह रहे हैं वो लोग कि भाई अपना मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रखो, अपना इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रखो। तो ये आता कहाँ से है? व्हाट एग्जैक्टली इज मेटाबॉलिज्म? ओके, सो केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड अ लिविंग सेल। जैसे तुम और मैं हैं, हमारे सिस्टम में हम लोग रोज खाना खाते हैं, हम लोग वॉक करने जाते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें, है ना। अब ये खाना जो खा रहे हैं
वो खाना खा के तुमको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है। समझ लो एक ऐसा दिन आ गया जब तुम खाना तो खा रहे हो पर वो खाने से एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, बॉडी में वो कैपेसिटी नहीं बची कि अब वो ये खाने को यूटिलाइज करके एनर्जी, एटीपी, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सके। समझ में आ रहा है? तो गड़बड़ हो जाएगी कि भाई मैं तो इतना खाना खा रहा हूँ लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो वीक ही वीक होते जा रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं है। मेटाबॉलिज्म माने क्या कि जब मैं खाना खा रही हूँ, जब मैं कोई एक्टिविटी कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ, या मैं धूप में खड़ी हूँ तो विटामिन डी ले रही हूँ या फिर विटामिन कैप्सूल्स खा रही हूँ, तो मेरे बॉडी को जब मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ तो उसमें भी कैपेसिटी होना चाहिए कि वो ये सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोडक्शन कर सके। प्रोडक्शन एनर्जी का क्या? एटीपी फॉर्मेशन में। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। ओके, तो इसका फॉर्मेशन वो पर्टिकुलर बॉडी कर सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। अभी जैसे मैंने समझ लो स्टार्च खा लिया, रोटी खाते हैं हम लोग रोज सुबह। अब ये रोटी में क्या है? तो स्टार्च है। कि जब मैंने स्टार्च कंज्यूम किया तो स्टार्च से मेरे को क्या बनाना है? ग्लूकोज बनाना है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी मेरे को चक्कर आ रहा है तो मैं सबसे पहले क्या खाऊंगी? ग्लूकॉन डी पीते हो। क्यों ग्लूकॉन डी पीते हो? क्योंकि उसको जैसे ही हमने निकला तो हमको ग्लूकोज को सिर्फ एटीपी में कन्वर्ट करना है। बट अगर मैं स्टार्च खा रही हूँ तो स्टार्च को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में, ग्लूकोज से एटीपी में, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है ना भाई। और मेरे को चक्कर आ गया तो मैं इंतजार नहीं कर सकती कि मेरे अंदर स्टार्च जाएगा, स्टार्च का ग्लूकोज बनेगा। इतना वक्त है क्या? नहीं, हमको क्विक इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। तो इंस्टेंट एनर्जी किसके फॉर्म में चाहिए? ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, तो जब भी अपना मेटाबॉलिज्म होता है तो हमारे बॉडी में कैपेसिटी होना चाहिए कि हम जो भी चीजें अंदर ले रहे हैं, वेदर इट इज एनी फूड, वेदर इट इज एनी शुगर, वेदर इट इज अ फ्राइड फूड, इन सब को ब्रेक डाउन करने की ताकत होनी चाहिए। और ये ब्रेक डाउन करने की ताकत को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। इसीलिए कभी कभी पता है हम लोग खाना खाते तो लोग ऐसे एसिडिटी का वो करते कि यार अपचन हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये क्या है? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं है, उनकी बॉडी अभी कमजोर हो गई और वो ये सारी चीजों को ब्रेक डाउन नहीं कर सकती। तो तुमको समझा? सो मेटाबॉलिज्म इज अनदर कैरेक्टर जिसमें हमको लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करना आएगा। समझ में आ रहा है? एक पत्थर को मैं खिला रही हूँ, खाएगा, तोड़ेगा क्या? नहीं तोड़ेगा। ओके, सो मेटाबॉलिज्म इज व्हाट? अनदर कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Now, the last character, which is response of stimuli. This will be our last topic of today's lecture. फिर बाकी का हम लोग कल से वापस शुरू करेंगे. Okay? So, response of stimuli माने क्या? Living have the ability to sense the condition of their surrounding or respond to these stimuli. अब हम लोग रहते कहाँ पे? महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, और वो भी ऐसी जगह, नागपुर जैसी जगह जहाँ इतनी गर्मी होती है, लाइक पागलों जैसी गर्मी होती है। बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अडाप्ट कर लिए। बट अगर आज गर्मी हो रही है तो तुम्हारी बॉडी को पसीना आता है, अगर तुमको बहुत ठंडी लग रही है तो तुम्हारी बॉडी थर थर करने लगती है। ये क्या है? दिस इज अ स्टिमुलाई, दिस इज अ रिस्पॉन्स। स्टिमुलाई माने क्या? रिस्पॉन्स। कि अगर हमारे साथ में कोई भी चीज हो रही है तो कोई भी चीज को हम लोग कैसे रिस्पॉन्स देंगे, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज व्हाट? स्टिमुलस। समझा? कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? अगर मैं आज आके तुमको पिंच करके जाती हूँ, बाल खींच के जाती हूँ, तो आवाज निकलेगी। क्यों निकलती है ये आवाज? क्योंकि दर्द होता है। तो दर्द होता है तो क्या होता है? स्टिमुलस डेवलप हो रहा है, बराबर। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई, ये सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म दे सकता है। दैट मीन्स कि अगर एक पत्थर है, उसको मैं मार रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, वो क्या दर्द हो रहा है उसको? नहीं, इट इज अ नॉन लिविंग, बिल्कुल उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट हम लोग, हमारे इसमें सेंसेस होते हैं। हम लोगों को अगर कोई बहुत ठंडी आ जाती है या फिर कुछ हो जाता है, एकदम से आइसक्रीम बहुत सारी खा लो तो दांत में ऐसे झंझनाहट महसूस होती है। क्यों? बिकॉज स्टिमुलस है। समझा? तो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसमें वो क्या कहता है कि हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं। हम लोग डिफरेंट चीज़ों की तरफ एक स्टिमुलस शो कर सकते हैं, एक रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। वेदर इट इज सनलाइट, बहुत गर्मी, बहुत ठंडी, कुछ भी हो, हम एक एक्शन क्रिएट कर सकते हैं, एक रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, सो दिस इज व्हाट? स्टिमुलाई। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने व्हाट इज लिविंग एंड द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल मत झिझको मुझसे बात करने के लिए। यू कैन कॉल मी, मैसेज मी और टॉक टू मी एनी टाइम यू वांट। मैं तुम लोगों को अच्छे से डाउट
क्लियर करके दे सकती हूँ। ओके, सो आई होप एवरीबडी एंजॉयड द लेक्चर। किसी को, अगेन आई एम सेइंग, किसी को कोई भी दिक्कत है, कुछ नहीं समझा तो प्लीज आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज एंड टेक केयर।